नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई फिर से लेके आए हैं हम कमेंट वाला वीडियो। लगातार तीसरा दिन है क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं ना, सबके जवाब देना 10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये तीसरा और आखिरी इस हफ्ते का पार्ट है। अगली बार जब भी और ज़्यादा क्वेरीज आएंगी इससे संबंधित तो मैं फिर से वीडियो बना लूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई एक आईडी है जकास फैक्ट्स, उन्होंने लिखा है क्या इन फ्यूचर टाटा पंच की रीसेल वैल्यू मिलेगी। अब देखिए भाई, एक बात बताइए, मुझे ये पंगा ही समझ में नहीं आता रीसेल वैल्यू का। आप जब नई गाड़ी खरीदते हो ना, तब आप क्या सोच के लेते हो गाड़ी? आप ये सोच के लेते हो कि भाई मेरे को इस गाड़ी को कम से कम 5-10 साल मेरे घर में फैमिली कार की तरह ये रहेगी, या आप खरीदते ही 1 महीने बाद बेचने की बात सोच लेते हो? मुझे ये चीज़ कभी पंगा समझ में ही नहीं आता। क्यों लोग मतलब वहां जाते ही ये पूछने लगते हैं कि भाई गाड़ी की रीसेल वैल्यू है या नहीं। गाड़ी की रीसेल वैल्यू कब पूछी जा सकती है? अब अभी अभी तो पंच को आए हुए भी भाई 6-7 महीने, साल भर भी नहीं हुआ है पूरा, और आप अभी से रीसेल वैल्यू की बात कर रहे हो। 2 साल 3 साल जब आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका रीसेल वैल्यू है या नहीं। और मैं गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ, मेरा अपना मानना है ये बात, कि 100% इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बढ़ेगी। और जब आप इसको बेचने जाओगे गाड़ी को ना, बहुत अच्छे पैसों में ये बिकेगी गाड़ी, ये मेरा मानना है आगे आने वाले टाइम में। देख लेना, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा अनमोल बना देती है। और आगे के टाइम में जब भी इस गाड़ी में चेंज होगे ना, उसके बाद जो ये पहली वाली मजबूत गाड़ी आई है ना, ये गाड़ी लोगों को मिलेगी नहीं, और इसकी रीसेल वैल्यू 100% ज़्यादा होगी। अगला कमेंट है भाई प्रशांत भट्ट जी का, और ये लिखते हैं भाई मेरी पंच में तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ और रिवर्स गियर नहीं लग रहे हैं। अब आप देखो, आपके तो चारों गियर नहीं लग रहे हैं। आप बोल रहे फर्स्ट भी नहीं लग रहा, सेकंड भी नहीं लग रहा, फिफ्थ भी नहीं लग रहा, और रिवर्स भी नहीं लग रहा। तो भाई प्रशांत भट्ट जी, सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। आपने अच्छा किया, आप सर्विस सेंटर छोड़ के आ गए, और उनको आप 100% ये बात बिल्कुल बता के और चेक करके लीजिएगा। आपकी गाड़ी वापस जब भी लो, अच्छी तरीके से 5 से 10 किलोमीटर चलाने के बाद आप सर्विस सेंटर पर वापस लेके जाना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत वापस लेके जाना गाड़ी को। ऐसा मत करना कि घर पे लेके आ गए और प्रॉब्लम आ गई और 10-15 दिन बाद वापस लेके जाओ। और एक बात और बता देता हूँ कि भाई आपने कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन तो नहीं करवाया ना, क्योंकि जब भी फिक्स्ड वाली मैटिंग लगती है ना भाई, तो आपका जो पंच के अंदर जो गियर बॉक्स होता है ना, उसके नीचे की जो जगह है उसको खोला जाता है। तो उस वक्त काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है वापस लगाते वक्त, वरना भाई गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी फिक्स्ड वाली मैटिंग लगवाओ आप लोग भी, तो पास में खड़े होकर लगवाना, एक एक पार्ट को सही तरीके से फिट करवाना। भाई जब पंच की फिक्स्ड मैटिंग लगती है ना, मैंने खुलवाया है गाड़ी को, मुझे पता है बहुत सारे पार्ट्स पूरे तरीके से खुल जाते हैं, और जो गियर नॉब होती है ना, वो पूरी नीचे तक खाली हो जाती है। उसके जो नीचे वाले पार्ट भी खोल दिए जाते हैं उस मैटिंग को पूरा सही रखने के लिए। तो अच्छे तरीके से चेक करके वापस गाड़ी को लेना प्रशांत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। बलवंत सिंह जी लिखते हैं, सर क्या 100 किलोमीटर पर आवर पर नॉइज आती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई सर, ये गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। तो भाई 100 किलोमीटर पर आवर तक तो कोई नॉइस मेरे को कभी फील हुई नहीं। और सच कहूँ ना भाई, कसम से मुझे 120 पर भी किसी प्रकार की नॉइस इस गाड़ी में फील नहीं हुई। इतनी ज़्यादा मैंने इस गाड़ी को चला चुका हूँ, 3000 किलोमीटर तो मेरे कंप्लीट हो गए, और मुझे अभी तक सच में मेरे कानों को इरिटेट कर दे, मुझे उस तरफ ध्यान भी ले जाना पड़े, ऐसा मेरे को कभी भी इस गाड़ी में महसूस नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो 100% मैं आपको बता देता। 100 की स्पीड पर तो भाई नॉइस आप भूल जाइए, मेरी गाड़ी में तो नहीं आती। दूसरी गाड़ी में आती होगी तो पता नहीं, मैं तो म्यूजिक सिस्टम लगा के चलता हूँ, बढ़िया वाला म्यूजिक चलता रहता है। बाहर 100 की स्पीड में चल रही है या 120 की स्पीड में चल रही है, मुझे अंदर ना वाइब्रेशन फील होती है। जो लोग शिकायत करते हैं ना कि भाई स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन आती है, गियर नॉब पे वाइब्रेशन आती है या नॉइस आती है, मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है इस गाड़ी में। 120 के बाद हल्का सा महसूस होने लगता है कि हाँ भाई गाड़ी रैव कर रही है, गाड़ी जो है ना वो फोर्सफुली चलाई जा रही है। 120 के बाद 100% 120 के बाद फील होता है। 100 के बाद तो भाई फील कभी हुआ नहीं, 100 के अंदर तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच बलवंत सिंह जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा, थैंक यू वेरी मच। टाइपिंग भाई लिखते हैं, टाइपिंग भाई क्विक पिकअप नहीं है, स्पीड में तो कोई भी ओवरटेक कर लेगा। अब इन्होंने भाई जो है ना, वो मेरा वीडियो आया था ना हाईवे परफॉर्मेंस वाला, उस पर जैसे लोगों ने बोला, पहले इन्होंने बोला या किसी ने भी बोला था कमेंट करके कि भाई हाईवे पे भगा के बताओ, स्पीड के अंदर किसी गाड़ी को ओवरटेक करके बताओ, तो मैंने स्पीड में ओवरटेक करके बता दिया। अब ये भाई बोल रहे हैं
स्पीड में ओवरटेक कर लिया जब पंच गाड़ी को, तो ये बोल रहे हैं कि स्पीड में तो कोई भी ओवरटेक कर लेगा, क्विक पिकअप नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। क्या करूं भाई बताओ। अब इनको सारी परीक्षा ना इस पंच की लेनी है भाई, क्विक पिकअप नहीं है, ओवर स्पीड में करके बताओ। ओवर स्पीड में कर दिया तो क्विक पिकअप नहीं है भाई, स्पीड में तो कोई भी ओवरटेक कर लेगा। तो अब बस बहुत हो गया भाई। प्रशांत पटेल जी लिखते हैं, वाइल ड्राइविंग ऑन हायर आरपीएम एंड सेम टाइम वी डाउन शिफ्ट एट दैट टाइम इज देयर एनी वेव्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्टीयरिंग और इन द एनी पार्ट ऑफ होल कार। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई आप। जब भी हम स्पीड के अंदर गाड़ी ले जाते हैं ना, तो वो जो वाइब्रेशन है वो सच में फील होती है जब आप डाउन शिफ्ट करते हो गियर को। स्पीड में चल रही है गाड़ी और आपने डाउन शिफ्ट करके सेकंड में ले लिया, थर्ड में ले लिया, उसके बाद एकदम से आप एक्सेलरेशन करने की कोशिश करोगे ना, तो भाई गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और एकदम से गाड़ी को पड़ेगा जोर, तो आरपीएम हाई होता जाएगा क्योंकि आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो। और गाड़ी को जब जोर पड़ेगा तो भाई एकदम से वो वाइब्रेशन की एक वेव आती है ना, वो वेव आएगी और कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे आप एक्सेलरेटर को दबाओगे तो वो जो वेव है वो जाती रहेगी और आपकी गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ लेगी। ये इसलिए होता है भाई क्योंकि एकदम से स्पीड में चल रहे हो, आपने थर्ड में लिया, होता ही है कि आपको एक्सेलरेटर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आपको सेकंड में लेके उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलरेटर इसमें दबाना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का भाई क्विक पिकअप नहीं है, जैसा कि पहले वाले कमेंट में मैंने बताया है। तो क्विक पिकअप इस गाड़ी का नहीं है, इसलिए आपको धीरे धीरे एक्सेलरेट करना होगा, तब आपको वो वाइब्रेशन की वेव नहीं आएगी। वरना भाई जितनी बार भी आप इसको एकदम से एक्सेलरेट करोगे ना हाई स्पीड में डाउन शिफ्ट करने के बाद, तो 100% वो जो वाइब्रेशन की वेव है वो आएगी भाई। थैंक यू वेरी मच आपके इस कमेंट के लिए। दीपक कुमार जैन जी लिखते हैं, भाई मुझे टाटा पंच में सेंट्रल लॉकिंग लगवानी है, कौन सी लगवाऊं? कंपनी में सेंट्रल लॉकिंग है नहीं, क्या करें? तो भाई कंपनी में अभी तक तो टाटा पंच की जो सेंट्रल लॉकिंग है वो स्टार्ट नहीं की है। अगर आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, परंतु अगर आपको लगवानी है ना तो भाई एक ही कंपनी है जिसकी बढ़िया आती है और जो मैं प्रिफर करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और वो है आरडी कंपनी की। आरडी कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया आती है। वैसे पंच के प्योर जो मॉडल है ना उसमें सेंट्रल लॉकिंग आती है, परंतु भाई जो ये फ्लिप की रिमोट की है ना ये नहीं आती है। इस की के साथ में ही भाई सेंट्रल लॉकिंग आती है। तो आप चाहो अगर ऐसी की आपको करवानी है ना तो आरडी कंपनी का पूरा सेट आता है सेंट्रल लॉक का, वो आपको लगवाना पड़ेगा। और उसके साथ में भाई आपको ऐसी 2 की मिल जाएगी, एक तो ऐसी मिल जाएगी और एक और जो होगी वो रिमोट की होगी, वो दूसरे टाइप की होगी। तो ये दोनों की मिलेगी, परंतु भाई होगा क्या पता है, आपकी जो दोनों की ऐसी आएंगी प्योर के साथ, उन दोनों ही कीज में से एक की को भाई काटा जाएगा यहाँ से, और इनमें से भाई एक माइक्रोचिप होगी वो निकाली जाएगी और उसको जो आरडी कंपनी की आएगी इस प्रकार की उसमें फिट किया जाएगा। तो भाई अगर आप कटवाना चाहते हो अपनी ओरिजिनल की को तो भले ही लगवाना, अगर चाहो तो वेट कर सकते हो। टाटा पंच की सेंट्रल लॉकिंग मेरे ख्याल से साल भर के अंदर अंदर कंपनी में भी आ जाएगी, तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। और वेट नहीं होता है तो ऐसी कोई वारंटी वॉइड होती नहीं है, आप बाहर से भी करवा सकते हैं, आरडी कंपनी की बेस्ट है। रघुवीर सिंह जी का भी एक सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे और मैंने इनका पूरा जवाब भी दे दिया। और काफ़ी लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है जानकारी के अभाव में भाई, तो मैं बता देता हूँ आपको। पंच में खड़ी स्टार्ट गाड़ी में एसी थोड़ी देर चलकर बंद हो जाता है, सिर्फ ब्लोअर चलता रहता है। रनिंग गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ मेरी ही है या औरों की भी है। और दूसरी स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड नीचे खुला स्पेस है, इससे इंजन की आवाज़ कैबिन में ज़्यादा आती है। तो रघुवीर सिंह जी इस सवाल का जवाब वैसे मैंने आपको दे दिया है, तो बता देता हूँ भाई। काफ़ी लोग जो है ना एक फीचर के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं और वो है ऑटो ऑन ऑफ का फीचर। जब भी आपकी गाड़ी में आप जब ट्रैफिक पे रुकोगे तो टाटा पंच के अंदर ये फीचर दे के रखा है और ये फीचर लगभग थे प्योर से स्टार्ट होता है और आपकी सभी गाड़ियों में ये मिल जाएगा फीचर, ऑटो ऑन ऑफ का फीचर। तो ऑटो ऑन ऑफ के अंदर होता क्या है कि आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो और आपका एसी स्टार्ट है और आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ आगे ट्रैफिक है और आपने ले लिया उसको गाड़ी को न्यूट्रल में, आपकी सीट बेल्ट लगी हुई है, आपका हेड ब्रेक लगा हुआ है, आपके चारों डोर्स बंद है, तो आपकी गाड़ी जो है भाई वो ऑटोमेटिक बंद पड़ जाती है। और जब गाड़ी बंद पड़ेगी तो भाई एसी भी बंद पड़ जाएगा और आपको गर्म हवा देने लग जाएगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है तो भाई एसी कैसे ठंडी हवा देगा। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना है तो भाई अपने ऑटो ऑन ऑफ का जो फीचर है ना उसको कर लो बंद। तब आप जब खड़ी रखोगे ना गाड़ी तो आपका एसी बंद नहीं होगा,
आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगी और आपका एसी चलता रहेगा, आपको गर्म हवा नहीं देगी। होप ये जो परेशानी है ना, ये काफ़ी लोगों को आ रही है भाई। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी गाड़ी में मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है भाई, ये ऑटो ऑन ऑफ फीचर के कारण होता है। आप उस ऑटो ऑन ऑफ फीचर को बंद कर दीजिए, खड़ी गाड़ी में भी आपका एसी बंद नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रोहन थापा जी लिखते हैं, माई पंच इज जस्ट 15 डेज ओल्ड बट उसकी साइड क्लैडिंग पे व्हाइट स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं, क्या रीजन है? तो भाई व्हाइट स्पॉट देखिए, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है पंच के अंदर। इसकी जो साइड क्लैडिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जब आप उस गाड़ी को धोते हो तो उसके बाद पहली बार दूसरी बार धुलाई के बाद वाइट स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं पूरी क्लैडिंग पे। वो इस प्रकार की ब्लैक नहीं रहती भाई, इसके ऊपर वाइट सी चद्दर पड़ने लग जाती है। तो अब होता क्या है कि आप जब धुलाई करते हो अपने गाड़ी की तो साबुन का करते हो इस्तेमाल या शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, वो शैम्पू के दाग भाई पूरी तरीके से जाते नहीं है ना। क्या है भाई, एक पॉलिश मैंने आपको रिकमेंड की हुई है, उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। आप जाकर उसी लिंक से वो पॉलिश खरीद लीजिए। आप गाड़ी को धोते हो, साफ करने के बाद गाड़ी को पूरा पानी से क्लियर करने के बाद उस पॉलिश को आपको लगा देना है। वो डैशबोर्ड पॉलिश है, उसको पूरी क्लैडिंग पर लगा दो। आपके ऊपर वो जो वाइट दाग आने हैं ना वो खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये मैंने खुद किया है और मेरी गाड़ी पे अब दाग नहीं आते हैं। तो आप भी ऐसा करना, आपकी गाड़ी पे दाग आना बंद हो जाएंगे। बल्ली भाई लिखते हैं, माई टाटा नैनो 2016 मॉडल है, पावर बहुत है, 625 सीसी, 38 bhp और 1,50,000 किलोमीटर चल गई है। सही बात है भाई, जिनको नॉलेज है ना कि भाई अंडर पावर कार किसे बोलते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सी गाड़ी किस प्रकार से चलती है। टाटा नैनो भले ही कितनी अंडर पावर कहे कुछ भी कहे, बाकी आज भी लोग चला रहे हैं। कई लोगों के पास टाटा नैनो है और बहुत अच्छी तरीके से चलती है। जब वो 638 के अंदर अंडर पावर नहीं है तो भाई टाटा पंच कहाँ से हो गई। थैंक यू वेरी मच बली भाई इस कमेंट के लिए। अरुण सालवे जी लिखते हैं, मेरे पास एडवेंचर रिदम है जिसमें पार्क असिस्ट फीचर है, जिसमें चलती हुई गाड़ी में पीछे का ट्रैफिक दिखाई देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका यूज़ क्या है, क्योंकि बैक कैमरा तो ऑलरेडी है। मैं पहली बार कार चला रहा हूँ और आपका धन्यवाद कि आपके वीडियो की वजह से मैंने टाटा पंच के बहुत से फीचर के बारे में जाना है। तो अरुण सालवे जी, इस फीचर का प्रयोग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। जब भी आप ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आपको गाड़ी अपनी उस ट्रैफिक में से निकालनी हो, पीछे की तरफ विशेषकर कहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें हों और आपको गाड़ी पीछे की तरफ लेकर पार्क करनी हो, उस वक्त ये पार्क असिस्ट फीचर आपका काम आएगा। बाकी अगर आप चलती गाड़ी में इसका उपयोग करोगे तो इसका कोई उपयोग आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पीछे वाले ट्रैफिक को बताएगा, इससे ज़्यादा इसका कोई उपयोग है नहीं। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के सारे कमेंट्स। मैंने लगभग सारे कमेंट्स के जवाब आपको दे दिए हैं। अगर किसी का कमेंट भाई रह गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले बार जब भी आप कमेंट करें तो मैं जब पोस्ट डालूँ ना मेरी क्वेश्चन आंसर वाली, उस पोस्ट के अंदर भाई कमेंट करें। और वीडियो पर तो कमेंट करें ही करें, बहुत सारे कमेंट करें। और सिर्फ भाई टाटा पंच के बारे में नहीं, दूसरी किसी गाड़ी के बारे में भी कमेंट करें, ताकि मेरे को थोड़ी तो तकलीफ दीजिए आप, ताकि मैं किसी और शोरूम में जाऊं और उस गाड़ी की पूरी जानकारी निकाल कर आपको दूं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, भले ही वो कोई भी गाड़ी हो, मारुति की हो, हुंडई की हो या टाटा की हो। आप किसी भी गाड़ी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब आपको ढूंढ के जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय श्री राम।